हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो चैप्टर 8 डील करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस। स्पेशल कोर्ट्स की पावर क्या है और कैसे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टार्ट होता है सेक्शन 33 से। तो सेक्शन 33, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस without accused being committed to it for trial or upon receiving a complaint of facts which constitute an offense or upon police reports of such fact। तो स्पेशल कोड जो भी है वो किसी भी ऑफेंस के डायरेक्ट कॉग्निजेंस भी ले सकती है। टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली, जैसे जनरली आपको पता होगा कि स्पेशल कोड जो है वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेती अंडर 193 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। लेकिन इस वाले में ऐसा दिया हुआ है कि ये चाहे तो विदाउट एक्यूज बीन कमिटेड टू इट डायरेक्टली भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑफेंस की, या फिर ये कंप्लेन अगर इनको रिसीव हुई तो ले सकती हैं, और पुलिस रिपोर्ट में भी कॉग्निजेंस ले सकती हैं। अब ये देखिए सेकेंड सबसेक्शन, the special public prosecutor or as the case may be counsel appearing for the accused while recording examination in chief, cross-examination, re-examination of the child, communicate the questions to be put to the child to the special court, which shall turn put to those questions to the child। तो अब जो भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या जो भी काउंसिल है एक्यूज के, वो क्या करेंगे कि जब भी एग्जामिनेशन इन चीफ करवा रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करा रहे हैं, री एग्जामिनेशन करा रहे हैं चाइल्ड से रिलेटेड, तो वो क्या है कि सारे क्वेश्चंस को कम्युनिकेट कर देंगे किसको, स्पेशल कोर्ट को, कि ये वाले क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आप चाइल्ड के पास रखिए, चाइल्ड से पूछिएगा। ओके, सो जो अपोजिशन का एडवोकेट है वो डायरेक्टली क्रॉस या चीफ या री एग्जामिन नहीं करता, वो सिर्फ क्वेश्चन लिख के देता है, कोर्ट बच्चे से क्वेश्चन करेगी। जहां तक मेरा मानना है, ऐसा लिखा हुआ है इस एक्ट में। फिर स्पेशल कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में इफ इट कंसीडर नेसेसरी परमिट द फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। तो जब भी स्पेशल कोर्ट को लगता है कि ड्यूरिंग द ट्रायल कुछ स्पेशल ब्रेक वगैरह देना चाहिए, तो फ्रीक्वेंटली वो ब्रेक्स देंगे चाइल्ड को। जैसे चाइल्ड है वो कंटिन्यूसली प्रोसीडिंग में तो नहीं रह पाएगा ना, तो उसको बीच बीच में जब भी लगेगा तो फ्रीक्वेंटली उसको ब्रेक देते रहेंगे। फिर स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फियर बाय अलाउिंग फैमिली मेंबर और अ गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड और अ फ्रेंड और अ रिलेटिव इन whom द चाइल्ड हैज ट्रस्ट कॉन्फिडेंस टू प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट में जो भी शाल लिखा हुआ है, तो स्पेशल कोर्ट में जो भी रहेगा, जिस तरीके का भी एटमोस्फियर रहेगा, चाइल्ड फ्रेंडली रहेगा, और उसके फैमिली मेंबर को अलाउ किया जाएगा, गार्जियन को अलाउ किया जाएगा, या फिर फ्रेंड और रिलेटिव को अलाउ किया जाएगा जिसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट हो, टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, कोर्ट में आ सकेंगे वो लोग। फिर द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। अब ये स्पेशल कोर्ट जो है वो देखेगा, वो इंश्योर करेंगे कि चाइल्ड को बार बार टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बुलाना पड़े कोर्ट में, बार बार उसको परेशान नहीं करेंगे इस चीज के लिए। फिर सिक्स है सबसेक्शन, स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट एग्रेसिव क्वेश्चनिंग और कैरेक्टर assassination of a child to ensure that the dignity of the child is maintained all the time during the trial। तो स्पेशल कोड ये देखेंगे कि चाइल्ड को कभी भी एग्रेसिव क्वेश्चंस का सामना ना करना पड़े, एसेसिनेशन नहीं हो चाइल्ड का अननेसेसरी, और उसकी कैरेक्टर वगैरह को कुछ भी परेशान नहीं किया जाए, और जो उसकी डिग्निटी है चाइल्ड की वो सारे टाइम मेंटेन रहे ड्यूरिंग द ट्रायल। अब सेवन सेक्शन देखिए, सब सेक्शन, तो स्पेशल कोर्ट शैल एंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज टू एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। तो ये स्पेशल कोड को एंश्योर करना होगा कि जो भी आइडेंटिटी है चाइल्ड की वो किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं हो, या इन्वेस्टिगेशन के टाइम या ट्रायल के टाइम पे कभी भी। लेकिन अगर स्पेशल रीडिंग उनको, मतलब स्पेशल रीजन है जो कि वो राइटिंग में देते हैं, अगर स्पेशल कोड को लगता है तो स्पेशल कोड परमिट कर सकते हैं डिस्क्लोजर, अगर उनका ओपिनियन होगा कि ये जो डिस्क्लोजर है वो चाइल्ड के इंटरेस्ट में है, हित में है, तो कर सकते हैं। लेकिन लिख के देना पड़ेगा स्पेशल कोड को पहले राइटिंग में। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड शैल इंक्लूड the identity of child, family, schools, relative, neighborhood, or any other information by which the identity of child may be revealed।
तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड की आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का मतलब बताएगा आइडेंटिटी किस चीज़ से रिलेटेड, चाइल्ड की कोई भी आइडेंटिटी जो कि चाइल्ड की फैमिली से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड से, नेबरहुड से, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है जिससे चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन रिवील हो सके तो नहीं होगा। फिर सबसेक्शन 8, द एप्रोप्रिएट केसेस द स्पेशल कोर्ट में इन एडिशन टू द पनिशमेंट डायरेक्ट that payment of such compensation as may be prescribed to the child for any physical or mental trauma caused to him for immediate rehabilitation of child। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएट केसेस में जो स्पेशल कोर्ट को लगता है तो वो पनिशमेंट के अलावा कुछ फाइन भी देंगे। फाइन किसको पे किया जाएगा? चाइल्ड को पे किया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा चाइल्ड को? कि जिससे उसका फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा जो उसको हुआ है उसको इमीडिएट रिहेबिलिटेशन कर पाए। रिहेबिलिटेशन के लिए फाइन उसको दे दिया जाएगा यहाँ पर। Subject Subsection 9 is subject to the provisions of this Act. A special court shall, for the purpose of the trial of any offence under this Act, have all the powers of court of session, and shall try offence if it were court of session, and so far as the case may be, in accordance with the procedure specified in the code CRPC for the trial of court of session। तो जो स्पेशल कोर्ट है उसको सारी पावर्स कोर्ट ऑफ सेशन की होंगी और जब भी वो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस ट्राई कर रहे हैं तो उनको एक सेशन कोर्ट की तरह ही माना जाएगा और जितने भी सीआरपीसी में स्पेशल कोर्ट को सारे के सारे पावर्स या प्रोसीजर दिए गए हैं वो यहाँ पे यहाँ फॉलो अप होंगे एज इट इज। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सेक्शन। अब सेक्शन 34 है प्रोसीजर इन केस कमीशन ऑफ ऑन ऑफेंस बाय अ चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बाय स्पेशल कोर्ट। तो अब कैसा है इस वाले केस में कि अगर चाइल्ड ने ही चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस किया हो तो चाइल्ड के हम किस तरीके से एज को डिटर्मिनेट करेंगे, किस तरीके से काम होगा, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो व्हेन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड shall be dealt with under the provisions of Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, 2 of section 16, so sorry 2 of act number 2016। तो जो भी हमें एज वगैरह निकालना है चाइल्ड की वो हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? मतलब जब भी हम उसको नहीं, जब भी किसी चाइल्ड ने ऑफेंस किया है तो उसके ऑफेंस का ट्रायल किस तरीके से होगा? अगर वो छोटा है, बच्चा है तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के हिसाब से होगा। अब देखिए सब सेक्शन 2 में बोल रहा है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट वेदर द पर्सन इज अ चाइल्ड और नॉट, द क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्पेशल कोर्ट आफ्टर satisfying its age after satisfying itself about the age of such person, and it shall record in writing for the reason of such determination। उसके बाद वो अपना रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों उनको ऐसा लगता है और तभी उसकी इसको डिटरमाइन करेंगे। तो जब भी कभी क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसकी एज क्या है तो स्पेशल कोड है वो डिसाइड करेंगे पहले कि बच्चा चाइल्ड है या नहीं है, मतलब जो भी वो है। और क्वेश्चन जब भी डिटरमाइन करेंगे तो स्पेशल कोड सेटिस्फाई कर लेंगे अपने आप को कि एज ऑफ द चाइल्ड है, वो ये है। और रीजन लिखेंगे कि क्या डिटर्मिनेशन है कि उनने ये एज उसकी मानी है बच्चे की। And no order made by a special court shall be deemed to be invalid merely by any subsequent proof that the age of person determined by under subsection 2 is not correct age of that person। तो जो भी एज एक बार स्पेशल कोर्ट ने डिटरमाइन कर दी, अब स्पेशल कोर्ट ने एज डिटरमाइन कर दी उसके बाद वो कहीं भी इनवैलिड नहीं मानी जाएगी या उसके सब्सिक्वेंट प्रूफ को मिल जाने से कि बच्चे की जो करेक्ट एज है वो ये है जो सबसेक्शन 2 में हम लोगों ने डिफाइन की है वो करेक्ट एज नहीं है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बाद में नहीं किए जाएंगे स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर्स पर। फिर सेक्शन 35 पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। So the evidence of a child shall be recorded within the period of 30 days of the special court taking cognizance of the offence, and reasons for delay if any shall be recorded by the special court। तो 35 सेक्शन में बताता है कि जो पीरियड है डिस्पोज ऑफ करने का चाइल्ड से रिलेटेड केस वो कितना है, 1 ईयर का है। तो जो एविडेंस होगी चाइल्ड की वो कितने दिन में लिख के ले आना चाहिए? कम से कम 30 डेज में उसके एविडेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए।
और स्पेशल कोड जिसने कॉग्नियसली ऑफेंस की उसको कितने दिन में बिना उसके कर देना चाहिए? सॉरी, मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, यहाँ मैं सब आपको अच्छे से बताता हूँ। द एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द स्पेशल कोड टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड रीजंस फॉर डिले इफ एनी शैल बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। तो जब भी कोई भी ऑफेंस इस एक्ट में रिकॉर्ड हुआ तो स्पेशल कोड को बच्चे का एविडेंस कितने दिन में ले लेना चाहिए? 30 days में ले लेना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा कुछ उनको डिले होता है तो उनको स्पेशल रीजंस लिखना पड़ेंगे। फिर सबसेक्शन 2 है द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल सो फार एज पॉसिबल विद इन द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो स्पेशल कोर्ट को जब भी तो उन्होंने ट्रायल स्टार्ट किया तो उसके बाद उनको 1 साल के अंदर ही उसकी मतलब जैसे कि उन्होंने कॉग्निजेंस ली उसके 1 साल के अंदर उनको ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब सेक्शन 36 है चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। So the special court shall ensure that the child is not exposed in any way to the accuser at any time recording of the evidence, while at the same time that ensuring that the accused in position to hear the statement of the child and communicate to his advocate। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो इंश्योर करेंगे कि चाइल्ड कभी भी एक्यूज से डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो जाए, जिससे वो बच्चा डर नहीं जाए। और उसके जो एविडेंस रिकॉर्ड होंगे वो इस तरीके से होंगे कि बच्चे को वो एक्यूज नहीं दिखेगा, लेकिन एक्यूज सारी बातें बच्चे की सुन पाएगा और अपने एडवोकेट से भी बता पाएगा। For the purpose of subsection 1, the special code may record the reasons of statement of a child through video conferencing or by utilizing single visibility mirrors or curtains or any other device। तो जो सबसेक्शन 1 में दिया हुआ स्पेशल कोड उसको एक स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करेगा द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे और सिंगल विजिबल मिरर या कर्टेन जैसे कुछ अदर डिवाइसेस के थ्रू ये मैनेज किया जाएगा। अब सेक्शन 37 ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। तो हमने इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में पढ़ा ही था, कई एक्ट में पढ़ा हुआ है। इन कैमरा प्रोसीडिंग मतलब होता है कि जो जिसमें जनरली पब्लिक को अलाउ नहीं रहता, जनरल पब्लिक वहां पे विजिट नहीं कर सकती। केवल जो स्पेशल कोर्ट जिन पर्सन्स को अलाउ करेगी वो वहां पे हो सकते हैं, या फिर जो एडवोकेट्स हैं या जो पार्टी जिनको डिजायर करती है कि ये आ सकते हैं सिर्फ वही वहां पे आ सकते हैं। बाकी जनरल पब्लिक के लिए प्रोसीडिंग ओपन नहीं होती। तो द स्पेशल कोर्ट ट्राई केसेस इन कैमरा and in the presence of parents of a child and other person whom the child has trust or confidence। तो स्पेशल कोर्ट के जो भी केसेस होंगे वो इन कैमरा होंगे और प्रेजेंस होंगी उनकी पेरेंट्स की, जो बच्चे जिनके बच्चे के जो पेरेंट हैं या फिर उनके अलावा जिस बच्चे बच्चे को जिस पे भरोसा है कॉन्फिडेंस है वो लोग वहां पे होंगे। प्रोवाइडेड दैट द वेयर स्पेशल कोर्ट इज ओपिनियन दैट द चाइल्ड इज नीड टू बी एग्जामिन्ड एट अ प्लेस अदर देन द कोर्ट ही शैल प्रोसीड टू इशू कमीशन इन अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 284 ऑफ सीआरपीसी। तो जब भी स्पेशल कोर्ट का ओपिनियन है कि उसको लगता है उनको लगता है कि ये जो चाइल्ड है उसको कोर्ट के जगह अगर कहीं और जगह पे हमें एग्जामिन करना चाहिए तो वहां पे एग्जामिन कर सकते हैं और उसके लिए कमीशन इशू कर सकते हैं 284 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में। अब सेक्शन 38 है असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट while recording evidence of a child। So whenever necessary, the court take the assistance of a translator or interpreter having a such qualification experience on payment of such fees as may be prescribed while recording the evidence of a child। तो जब भी स्पेशल कोर्ट को लगता है कि हमको जरूरी है, नेसेसरी है, तो वो असिस्टेंस दे सकते हैं, या तो ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर की, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन हो उसको वो पेमेंट फीस पे करके उनकी ले सकते हैं उनकी मदद किसी भी एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड करने की चाइल्ड की, मतलब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए चाइल्ड के। If the child has mental physical disability, the special court may take assistance of a special educator or any person familiar in the manner of communication of the child or an expert in that field, having such qualification experience of payment of such fees as may be prescribed to record evidence of a child। तो अगर चाइल्ड मेंटल या फिजिकल डिसेबल्ड है तो स्पेशल कोर्ट जो है वो किसी की भी असिस्टेंस ले सकते हैं, जिसको जैसे कि स्पेशल एजुकेटर हुआ जो चाइल्ड के
चाइल्ड से कम्युनिकेशन कर सकता है या एक्सपर्ट है उस फील्ड में और उसके पास वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसको वो पेमेंट फीस देके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। टू रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस लेंगे। अब है चैप्टर 9। चैप्टर 9 है सेक्शन सॉरी चैप्टर 9 है मिसलेनियस। मिसलेनियस का सेक्शन 39 से शुरू होता है। 39 बोलता है गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ expert etc. Subject to rules made as we made in this behalf, the state government shall prepare the guidelines to use non-governmental organization, professionals and experts or parents having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health, child development associated with the pre-trial stage, pre pre-trial and trial stage to assist the child. तो ये चाइल्ड के लिए गाइडलाइंस दी हुई है कि जो भी ये है स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगा कुछ गाइडलाइंस जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट जो हैं उनको फॉलो अप करना पड़ेंगी कि वो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए जो डेवलपमेंट जरूरी है चाइल्ड का उससे एसोसिएटेड रहे, मतलब उससे ही कनेक्टेड रहे प्री ट्रायल स्टेज या ट्रायल स्टेज चाइल्ड की मदद करें। फिर है सेक्शन 40। सेक्शन 40 राइट ऑफ अ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। Subject to provisions to section 301 of CRPC, the family or guardian of the child shall entitled to assist of legal counsel of their choice for the offence under this act। तो इस एक्ट में कैसा है कि चाइल्ड कोई भी जो भी चाइल्ड का एक राइट है कि वो असिस्टेंस ले सकता है किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से। तो जैसा कि हम सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है कि जो जो भी फैमिली या गार्डियन है चाइल्ड के वो क्या कहते हैं किसी भी लीगल काउंसिल से असिस्टेंस ले सकते हैं उनकी चॉइस के इस ऑफेंस से रिलेटेड एक्ट में, प्रोवाइडेड दैट द फैमिली और द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड इज अनेबल टू अफोर्ड अ लीगल काउंसिल, तो द लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल प्रोवाइड लॉयर टू देम। तो अब सपोज करिए कि वो थोड़ी पुअर फैमिली के हैं, जो फैमिली और गार्जियन है चाइल्ड के वो किसी लीगल काउंसिल को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, अनेबल टू अफोर्ड है, तो फिर कैसा है कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट उनको एक लॉयर प्रोवाइड करेंगे इससे रिलेटेड। सेक्शन 41। सेक्शन 41 है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 टू सेक्शन 13 नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। So the provisions of section 3 to section 13 both inclusive shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of parent or guardian। तो जो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 13 तक जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है चाइल्ड का, वो भी किसके परमिशन से कर रहा है, मतलब उनके कंसेंट से कर रहा है, पेरेंट्स से गार्जियन के वो परमिशन से कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, तो वहां पे ये सेक्शन 3 से लेकर 13 तक के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब है सेक्शन 42। सेक्शन 42 है अल्टरनेट पनिशमेंट। तो व्हेन एन एक्ट और omission constitute an offense punishable under this act under section 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E, and 509 of IPC or the section 67B of the Information Technology Act 2000, then notwithstanding anything contained any other law for the time being, for the offender found guilty of the offence shall be liable to punishment only under this act or under IPC provides punishment greater in degree। तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी अगर एक्ट ऑफ ओमिशन आपने पनिशमेंट जिस भी एक्ट ऐसे एक्ट में किया है, आईपीसी के इतने सेक्शन जितने भी इसमें दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67 बी में आपने किया है, तो
नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फॉर द ऑफेंडर फाउंड गिल्टी, और अगर आप गिल्टी पाए गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी इस एक्ट में या आईपीसी के एक्ट में, मतलब आईपीसी के एक्ट में नहीं, सॉरी, आईपीसी में जो ऑफेंसेस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, और जिसमें ज्यादा डिग्री की पनिशमेंट मिलेगी वो आपको दी जाएगी। मतलब जिसमें आपको ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है, जैसे इस एक्ट में अगर किसी ऑफेंस का पनिशमेंट ज्यादा है तो आपको ज्यादा दिया जाएगा, आईपीसी में उस एक्ट, आईपीसी में उसका पनिशमेंट ज्यादा है तो आपको आईपीसी के अकॉर्डिंग जिसमें ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है उस वाले लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 42A। सेक्शन 42A बोलता है एक्ट नॉट टू इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। So the provision of this act shall be in addition to and not in derogation of any provisions of any other law for the timing in force. And in case of any inconsistency, the provisions of this act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the existence of inconsistency. Sorry, extent of the inconsistency. तो जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट की वो एडिशन में है और किसी भी एक्ट की पावर को कम नहीं कर देते जो कि टाइमिंग फोर्स चलता है, और इनकेस अगर कोई इनकंसिस्टेंसी दोनों एक्ट में तो प्रोविजन जो इस एक्ट की है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगे, मतलब इस वाले एक्ट के अगर किसी भी एक्ट से प्रोविजन ओवरराइडिंग हो रहा है तो इस वाले, सॉरी, मतलब इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं तो इस वाले जो एक्ट की प्रोविजन है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट, मतलब उस वाले एक्ट के इफेक्ट को ढक देंगे इस वाले एक्ट से, और इस वाले एक्ट की प्रोविजंस को माना जाएगा जितना कि वो इस वाले एक्ट से इस अदर एक्ट से इनकंसिस्टेंट है। फिर है सेक्शन 43। सेक्शन 43 है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दिस एक्ट। So the central government and every state government shall take all measures to ensure that the provisions of this act given wide publicity through media, including television, radio, and the print media at regular intervals to make general public, children, as well their parents and guardian aware of the provisions of this act. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये सारे मेजर्स लेना पड़ेंगे कि वो जो सारे प्रोविजन है इस एक्ट के उनको अच्छे तरीके से पब्लिसिटी मिली, वो इंश्योर करेंगे कि मीडिया, मतलब जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, और रेगुलर इंटरवल्स में ये जनरल पब्लिक को एज वेल एज चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स और गार्डियन जो कुछ भी हैं उनको अवेयर करते रहेंगे इसके बारे में। अब बी पॉइंट है द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न पर्सन इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स आर imparted periodic trainings on the matters relating to the implementation of this act। तो जो भी ऑफिसर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको ये कंसर्न पर्सन जो भी है इस रिलेटेड, इस एक्ट से रिलेटेड इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स, उनको पेरियोडिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि इस एक्ट की जो भी इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉपर हो पाए। फिर है सेक्शन 44। सेक्शन 44 है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, or as the case may be the State Commission for the Protection of Child Rights constituted under Section 17 of the Commission of Protection of Child Rights 2005 shall be in addition to the function assigned to them under that Act, and also mentor implementation of provisions of the Act in such a manner as may prescribe। तो जो नेशनल कमीशन है या जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है जो उसको बनाया गया सेक्शन 3 में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के अकॉर्डिंग, या अंडर सेक्शन 17 में जो कमीशन बनाए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 से रिलेटेड, वो इसके एडिशन होगी, शैल इन एडिशन टू फंक्शन असाइन टू देम अंडर दैट एक्ट ऑल्सो, मतलब वो उस वाले एक्ट में जो उनको फंक्शन असाइन किया उसके अलावा यहाँ पे और से उनको ऑल्सो मेंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। तो जो भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनको जो पावर्स वहाँ पे हैं वो अपना काम वहाँ पे करते हैं, उनको जो असाइन किया गया है वो उसके अलावा उनकी यहाँ पे ड्यूटी होगी इस एक्ट में, तो इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखिए कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से हो रहा है जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया। फिर जो नेशनल कमीशन है एज द केस में भी स्टेट कमीशन रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल वाइल
inquiring into matters relating to offence under this act shall have power as may vested under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005। अब जो नेशनल कमीशन है या स्टेट कमीशन है जिनको भी यहाँ पे सबसेक्शन 1 में पावर दी गई है, जो कोई भी इंक्वायरी कर रहे हैं किसी मैटर को इस एक्ट से रिलेटेड, तो उनके पास पावर रहेगी, जो भी पावर उनको दी गई है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट की, जो भी उनको पावर दी हुई है वो यहाँ पे भी उनको पावर होगी। फिर है द नेशनल कमीशन और द नहीं सॉरी द नेशनल कमीशन और एज द केस में भी द स्टेट कमीशन referred in subsection 1 shall include the activities under this section. Annual report referred to in section 16 the Commission for Protection of Child Rights Act 2005। तो जो भी नेशनल कमीशन है या स्टेट कमीशन है जो सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, उनकी जो भी एक्टिविटीज होंगी उनके एनुअल रिपोर्ट सेक्शन referred in section 16 to the Commission of Protection of Child Rights Act 2005 में होगी। तो मतलब यही है जी कि जो उन्होंने अपना काम किया उसकी एनुअल रिपोर्ट है, उसकी सेक्शन 16 ऑफ कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अकॉर्डिंग उनको सबमिट करना पड़ेगी। फिर है सेक्शन 45 है पावर टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में कुछ भी रूल बना सकती है इससे रिलेटेड, वो 45 सेक्शन में दिया हुआ है। तो 45 सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से वो चीजें हैं, तो इन पर्टिकुलर विदाउट prejudice to the generality or the foregoing powers such rules as provide all or any of the following matters namely। सबसे पहले की मैनर ऑफ डिलीटिंग जो कुछ भी है, डिस्ट्रॉइंग द रिपोर्ट्स अबाउट द pornographic material in any form involving a child to the designated authority अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 15। सबसे पहले कि किस मैनर में आपको डिलीट करना पड़ेंगे, डिस्ट्रॉय करना पड़ेंगे जो भी आपके पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल है किसी भी चाइल्ड से इन्वॉल्व जो भी है, कि सबसेक्शन 1 में जिसके बारे में बताया हुआ है सेक्शन 15 में। फिर मैनर ऑफ रिपोर्टिंग अबाउट द पोर्नोग्राफिक मटेरियल एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग चाइल्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 15। अब जो भी मैनर है कि किस तरीके से आप रिपोर्ट करेंगे पोर्नोग्राफिक मटेरियल से रिलेटेड जो भी किसी चीज का भी चाइल्ड से इन्वॉल्वमेंट है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 में जो बताया हुआ है। फिर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फीस qualification experience of and the fees payable to the translator or an interpreter, a special educator or any person familiar in such matter communication of the child or an expert in the field in subsection 4 of section 19 subsection 2 and 3 of section 26 and section 38। तो जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ट्रांसलेटर का, इंटरप्रेटर का, उनकी फीस या उनके स्पेशल एजुकेटर जो भी हैं उनकी जो कुछ भी है उनसे रिलेटेड उनकी जो भी फील्ड है उसमें जो भी सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 19 में सबसेक्शन 2 3 ऑफ सेक्शन 26 एंड 38 में जो बताया हुआ है उसके बारे में भी रूल्स बना सकती हैं। तो केयर एंड प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 19। तो केयर और प्रोटेक्शन जो भी इमरजेंसी में लगता है ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड का सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 19 में वो। फिर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 33। तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाएगा जो सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 33 में बताया हुआ है। फिर मैनर ऑफ पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 44। तो 44 सेक्शन के सबसेक्शन 1 में जो दिया हुआ है कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, ये कंपनसेशन ऊपर वाले सेक्शन में दिया हुआ है, मतलब सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 33 में जो दिया हुआ है उसके बारे में रूल्स बना सकेगी। और जो भी वो रूल बनाएगी वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रख दिया जाएगा जब भी वो सेशन में हो 30 डेज के लिए, और अगर वो सेशन में नहीं है तो सक्सेसिव सेशंस में। और जिस तरीके से दोनों हाउस जैसे अगर एग्री होंगे मॉडिफिकेशन के साथ, बिना मॉडिफिकेशन के साथ वो फाइनल मान लिया जाएगा। और जो भी मॉडिफिकेशन और एमेंडमेंट बनाई जाएगी बाद में विदाउट प्रिजुडिस टू द वैलिडिटी ऑफ
एनीथिंग प्रीवियसली डन होंगी, मतलब जो पहले कुछ हो चुका है उसको अफेक्ट नहीं करेंगी। जो उनके रूल बनाने के बाद पहले कुछ हो चुका है इस एक्ट में, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सेक्शन 46 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में publish in official gazette, make the provision not inconsistent with the provisions of this act may appear too necessary or expedient for the removal of difficulty। तो जब भी डिफिकल्टी अराइज होगी इसमें कि इसको इसके प्रोविजन को कैसे अफेक्ट हम कर पाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके प्रोविजन जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे सेक्सी प्रोविजन से, और जो कि उनको अच्छा मतलब नेसेसरी लगेगा, एक्सपीडिएंट लगेगा कि डिफिकल्टी लगा हटाने के लिए जरूरी है, तो वो करेंगे। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के वो कोई भी जो भी इस एक्ट के प्रोविजन को सही तरीके से एप्लीकेबल करने के लिए जरूरी होंगे तो वो रिमूवल डिफिकल्टीज कर सकते हैं। Provided that no order shall be made in this section after the expiry of the period of 2 years from the date of commencement of this act। और ये जो भी होगा, जो भी उनको डिफिकल्टीज वगैरह अराइज हो रही है सेक्स से रिलेटेड, वो उसके लिए लॉ कितने दिन में बना पाएंगे, तो 2 साल तक, 2 साल जब भी एक्ट कमिटमेंट में हुआ उसके बाद नहीं। और जो भी ऑर्डर वो जो भी कुछ बनाएंगे, जो भी रूल्स बनाएंगे, तो एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड सून मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो वही है कि जब भी उन लोगों ने कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी लॉ बना दिया तो वो उसको ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखेंगे, बस ये इतना ही बोलता है। अब देखिए ये वाला एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये हरियाणा और राजस्थान जुडिशरी में भी आता है मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है राजस्थान जुडिशरी में तो आता ही है मेरे हिसाब से। तो इससे वो ऐसे पढ़ने से ही एक्ट हमारा कंप्लीट होगा ऐसा हम नहीं मान सकते, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ भी पढ़ना होंगे। तो मैं देखूंगा कि अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट मतलब किसी वीडियो में अगर इस एक्ट से रिलेटेड केस लॉज भी कवर कर पाया, तो एक केस लॉ का वीडियो भी इस वाले एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिसमें जो कुछ भी रूलिंग दी गई है, डिसाइड हो चुका है, वो डालने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारे एक्ट अगर एक्ट पढ़ने के लिए बोले तो कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से।